सेक्शन 4 को देखिए। सेक्शन 4 बड़ा दिलचस्प इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। क्या बोले? दिस सेक्शन कंटेन्स 2 क्वेश्चन स्टेम्स। एक तो 2 प्रश्न हैं, हर एक के वो पैराग्राफ टाइप है, हर एक के 2-2 पार्ट्स हैं। अच्छा, और आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन करिए, उससे क्वेश्चन नंबर आपके 15 और 16 जो भी क्वेश्चन नंबर था, कौन सा या था 14, हाँ, तो 15 और 16 एक ही थ्रेड पर आधारित थे, और फिर 17 और 18 भी एक ही थ्रेड पर आधारित थे। ऐसे सॉल्व करने को कहा है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। 2 volatile liquids A and B form an ideal solution। खुशी की बात है, 2 volatile liquids हैं A और B and they are making an ideal solution। अच्छा लग रहा है हमें। Consider a 5 molar solution of B inside A। तो molality of B is 5 molar and A is solvent, ऐसा मान लिया है हमने, उसी आधार पर ही दिया गया है। ठीक, अब एक खास बात देखिए, 2 क्वेश्चन पूछे, दोनों में एक में आपको मास परसेंट दिया था और मोलालिटी निकालनी थी पिछली बार। इस बार क्या किया है, आपको क्या दे दिया है, मोलालिटी, और आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। वॉल्यूम इंडिपेंडेंट यूनिट्स अगर हैं तो उनमें बगैर डेंसिटी के आप आराम से इंटरचेंज कर सकते हैं। ये मोल कंसेप्ट का ही कॉन्सेप्ट है, उसको 2 बार यूज किया पेपर में, दोनों क्वेश्चंस में। फिर ये बोला है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी गिवन, तो ये सब था ही, यहीं लिख लेते हैं। पी सॉल्यूशन इज कितना, 105 mmHg, नहीं हम 100 mmHg, सॉरी, और पी ए नॉट इज 105। ठीक है, ये सब तमाशा है यहाँ। क्या करेंगे अब आप देखें, अब पूछा है रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम ऑफ प्योर बी इन वेपर फेज टू इट्स मोलर वॉल्यूम इन लिक्विड फेजेस। इतना सारा डेटा दे दिया और इतनी रहस्यमय चीज वो चमत्कारी मोलर वॉल्यूम के नाम से दे दी। तो एक बार इसी से शुरू करें जो पूछा है, ताकि जो काम की चीज होगी निकालते जाएंगे। मोलर वॉल्यूम ऑफ बी इन वेपर, मोलर वॉल्यूम इज V by N, वॉल्यूम, PV is nRT, तो V by N is RT upon P। अच्छा, तो ये क्या है, दिस इज V bar वेपर, V bar मोलर वॉल्यूम को बोलते हैं। इट इज सो मच। R पता है, पता ही R, तो T दे रखा है 300 केल्विन, और P क्या है, प्योर B। तो एक तरह से R T अपॉन PB नॉट ये पूछा है, और PB नॉट गिवन नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा, और निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, और लिक्विड फेस में V बार लिक्विड कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इज मास बाय डेंसिटी इनटू N। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अभी किसका है, प्योर B का, तो मास बाय नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास बाय मोलर मास। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज डेंसिटी ऑफ बी। ठीक, और m बाय n ये कितना हो जाएगा, दिस इज मोलर मास ऑफ बी। तो मोलर मास ऑफ बी भले चलो अपने को पता नहीं है, ये पता है, हाँ पता है, अरे वाह, ये गिवन है 57 है, और डेंसिटी ऑफ बी भी गिवन है, अरे जय हो, क्या बात है, तो ये तो दोनों ही गिवन है। तो अपने को खाली एक ही चीज आंसर्स निकालने से रोक रही है, वो है पीबी नॉट। तो अगर मैं पीबी नॉट पता कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा। वो ये लिखाया नहीं तुमने कॉपी में, तो कैसे करते, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम नहीं सुना कभी जिंदगी में, वही लगाया है हमने। ओह, ये कुछ पेपर में लिखा हुआ नहीं आया, कैसे लगाते हैं, सॉल्यूशन ही छाप देते फिर तो इसलिए थोड़ा बहुत अगेन आई रिपीट, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड तो जरूर रखनी पड़ेगी। ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, फिर तो राउल्ट्स लॉ लगाना है आपको। P इज एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट, एक्स ए, हाँ उसमें भी स्यापा है, मोलालिटी दी है और मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो क्या कहेंगे, मान लो 1 kg ऑफ ए ले लें सॉल्वेंट,
तो मास ऑफ ए हो जाएगा 1 kg, तो बी कितने हो जाएगा 5 मोल। ठीक है, और अगर ए 1 kg है और ए का मोलर मास कितना है 50, तो 1000 अपॉन 50 यानी कि 20 मोल्स। तो ए और बी के टोटल 25 मोल्स हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आ गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ गया 0.8 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ गया 0.2। जो मोलालिटी दी थी उससे मैंने मोल फ्रैक्शंस निकाल लिए ए और बी के। इजी है। और अब मैं इसको राउल्ट्स लॉ में लगा दूंगा। तो P इज एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। ठीक ठाक मेहनत कराइए 2 नंबरों के लिए जी ने। तो P कितना है बाबू 100 इस 0.8 इंटू 105 प्लस 0.2 इंटू पी बी नॉट। सॉल्व करो, नंबर्स बड़े प्यारे हैं। पी बी नॉट कितना आ जाएगा? निकाला है आपने? 32 टॉर। श्योर? कैलकुलेटर चेक कर लेना, मैं तो लोगों पे विश्वास करके रख लिया है जो वैल्यू दी है। ये आ गया। और मुझसे पूछा था वेपर और लिक्विड का रेशियो, तो वी बार वेपर अपॉन वी बार लिक्विड का रेशियो पूछा था आर टी अपॉन पी बी नॉट, और यहां है एम बी और यह है डेंसिटी ऑफ बी। वाह, पीबी नॉट शायद 80 आएगा। यस सर 80 आएगा। 80 80। ठीक है। और मुझे शक तो हुआ था कि कोई बहुत लो लग रहा था, पर मैंने कहा ठीक है आएगा जो भी आएगा, है ना। फाइन। सब्स्टिट्यूट कर दो। आर की वैल्यू 0.08 दे ही रखी है। 0.08 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। यूनिट्स के साथ करोगे तो हमेशा अच्छा रहेगा। 300 केल्विन है शायद ये, है ना। और डेंसिटी कितनी है? 0.5 ग्राम्स पर ml। अगर आप इन यूनिट्स को देखना चाहते हैं तो डिवाइडेड बाय पीबी नॉट 80 टॉर। छी। अब टॉर से एटमॉस्फेयर, क्योंकि ऐसा यूनिट्स में कर ले तो जान बचे, या तो फिर देखें अभी तो लिखते हैं 80 टॉर या 80 अपॉन 760 एटमॉस्फेयर कर लें ताकि एटमॉस्फेयर ठीक रहे। एम बी मोलर मास ऑफ बी 57 ग्राम्स पर मोल। यूनिट्स बहुत आवश्यक ढंग से लिखना ताकि गड़बड़ ना हो। एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर काटिए, केल्विन से केल्विन। लीटर से लीटर काटोगे तो मिली बच जाएगा, खा मत जाना इससे। ग्राम से ग्राम उड़ जाएगा, और पर मोल से पर मोल। वाह, काफी कुछ हो गया। ये मिली मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ और ये डिनोमिनेटर में है तो होल थिंग गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ वैल्यूज बहुत सुंदर हैं और कटने के लिए तड़प रही हैं, ऐसा लग रहा है। काट डालिए। इट इज जस्ट अर्थमेटिक नाउ। कितना आ जाएगा? 2000। लोग बड़े प्यार से बता रहे हैं कट कोटा की आ जाएगा 2000। ये आ गया आपका पहला आंसर। ठीक है। और फिर जिंदगी आगे बढ़ेगी। सेकंड पार्ट देखिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज विच इज इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन, मतलब वाई बी पूछा है। वाई बी इज एक्स बी पी बी नॉट अपॉन पी। 0.2 इंटू पी बी नॉट है 80 डिवाइडेड बाय पी है 100 विच इज
0.16। अरे ये तो तुरंत हो गया, अब काम तो कर ही लेता सारा वहां, तो इतना सही बचा था यहाँ, राइट। डायरेक्ट, ब्लाइंड, प्लेन राउल्ट्स लॉ, दैट्स ऑल। Consider the following reaction sequence in which J, K, L, M are the major products। ठीक है, आपके पास xylene है और xylene को हम रिएक्ट करा रहे हैं Cl, CO, CH2, Cl और AlCl3 की प्रेजेंस में। अगर आप गौर करें तो या तो यहां से क्लोराइड या यहां से क्लोराइड निकलवा सकते हैं। यहां से क्लोराइड निकलवाएंगे तो आपको मिलेगा CO, CH2Cl असाइल कैटायन, और अगर यहां से क्लोराइड निकलवाएंगे तो आपको मिलेगा Cl, CO, CH2 प्लस अल्काइल कैटायन। ज्यादा अच्छा कौन सा है, ये वाला या ये? सच तो ये है कि प्लस एम के चलते फिर भी ये थोड़ा ठीक है, और ये तो अपने माइनस आइसिस की बैंड बजा देंगे, बिल्कुल नहीं, है ना। तो ये असाइल कैटायन बनेगा। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन किस लोकेशन पर? मिथाइल ऑर्थो पैरा, और ये मिथाइल भी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, तो यही फेवरेट लोकेशन नजर आती है। यहाँ या यहाँ एक जैसे ही है, कहीं भी लगा दो। 1 2 3 लाइन से सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, इस वजह से हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो शायद ऐसा दिखना चाहिए। शायद क्यों, स्टाइल है, ऐसा ही दिखेगा। ये बन गया आपका पहला कंपाउंड। NaI हीट, क्लासिक SN2 सब्स्टिट्यूशन, क्लोराइड की बजाय लग जाएगा आयोडाइड। अच्छा, फिर क्या होगा? NaO, फिनॉक्साइड आयन आपके पास है, फिनॉक्साइड आयन है तो फिनॉक्साइड भी उधर ही सब्स्टिट्यूट कर जाएगा। क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा O, टिंग टैंग टिंग टैंग टिंग, और यहां पर NO2। दिस इज व्हाट यू विल गेट। अच्छी बात है। फिर जब ये सारा काम हो जाएगा और फिर NaBH4 और PBr3 की चर्चा चल रही है। NaBH4 क्या करेगा? ये सब तो सैचुरेटेड एरोमेटिक है, कुछ होना नहीं है। NaBH4 कीटोन को रिड्यूस करेगा। एक मिनट, ये हमने क्या बना है? सबसे पहले तो हम देखें, हमने ये J बना लिया है। अब जम्मू से कश्मीर चलते हैं, K बनाते हैं। कैसे? NaBH4 अगर इसको रिड्यूस करेगा तो कीटोन से बनेगा अल्कोहल, और वो अल्कोहल जब PBr3 से रिएक्ट करेगा तो ब्रोमो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मिथाइल और मिथाइल तो वैसे ही जैसे थे हैं, C के साथ NaBH4 का H, और जो OH का Br लगेगा वो, और यहाँ CH2, O, टैंग 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 टैंग, और NO2। ये आ जाएगा कसब। ये क्या है? कश्मीर के। एक पहचान भी है इसकी, मोलर मास 350 ग्राम पर मोल। जोड़ के चेक करके देख सकते हैं है 350 या नहीं। जोड़ लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। बेंजीन रिंग 78, इसमें से 3 हाइड्रोजन गायब हैं तो 75, और मिथाइल 15 15 30, ये ग्रुप तो हो गया। कार्बन 12, CH2 कितना? 14 14 प्लस 13 27 27 प्लस ऑक्सीजन कितनी हुई? 16 37 43 43, ब्रोमीन 80, और ये गंदगी बड़ी सी NO2 ग्रुप। क्या कीमत है इसकी? 32 और 46, और बेंजीन रिंग में से 2 हाइड्रोजन उड़ा दिए, 76। हे राम, सब जोड़ जाड़ के देखिए। 12 15 5 20, ठीक है। 7 4 11 15 15 10 25 और 35, एग्जैक्ट मस्त राउंड फिगर 350 आ रहा है। बढ़िया किया हमने। तो आपके पास कश्मीर भी आ चुका है। फिर 2 रास्ते L और M बनाने हैं हमें। अब यहां पर जितने भी ग्रुप लगे इनमें कुछ किसी को हींग भी नहीं लगनी। Br हट जाएगा, यहाँ NH2 लग जाएगा, तो ब्रोमो डेरिवेटिव या अमीन डेरिवेटिव L, और यहाँ SPH, ये PHS माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो Br माइनस को सब्स्टिट्यूट करके ये लग जाएगा, तो आपके पास सल्फर वाला कंपाउंड बन जाएगा L और M।
अब हम पहले ये देख लें क्वेश्चन क्या है। सॉल्व तो हमने कर लिया, अब देखते हैं आंसर में क्या लिखना है। पूछा है द वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, required to completely neutralize the ammonia, okay, evolved for इतने grams of L in Geldahl's method of nitrogen estimation is। जेल्डाल वगैरह का नाम डराने के लिए लिया जाता है, पर कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपको एक्चुअली नाइट्रोजन निकालनी है, कितनी मिलेगी, और किसी भी मेथड से आए, जेल्डाल वेल्डाल हु केयर्स, है ना। लेकिन आपको एल का एक बार फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, जय हो। और न सिर्फ एल का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, वो फॉर्मूले को निकाल कर देखना पड़ेगा कि आगे क्या क्या गुल उसमें खिलते हैं। आइए एक बार एल को भी बना के देखते हैं। बी आर हटाकर आप NH2 लगा दीजिए, तो 350 में से आपने 80 तो घटा दिया ताकि बी आर हट गया, और NH2 यानी कि 16 जोड़ दिया। 350 minus 80, that is 270, 270 plus 16, 286, और हमारे यहाँ है 572। वाओ, तो 5.72 अपॉन 286, 0.02 मोल्स हैं आपके पास, किसके, एल के। ये के अब एल बन चुका है, अच्छी बात है। नाइट्रोजन कितनी मिलेगी इससे, कितने नाइट्रोजन एटम है। जेल्डाल्स मेथड में अल्टीमेटली जितनी नाइट्रोजन है सब अमोनिया बन जाती है, यहाँ 2 नाइट्रोजन है। अच्छा, तो एक में 2, तो 0.02 मोल्स में 0.04 मोल्स नाइट्रोजन एटम्स हैं, तो 0.04 मोल्स अमोनिया बनेगी। n फैक्टर 1 है, तो इतने ही इक्विवेलेंट्स बनेंगे अमोनिया के। और पूछा है कितना सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। दिस इज इक्वल टू मोल, यानी कि 0.04 इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस, 0.04 इक्विवेलेंट्स एसिड का चाहिएगा, तो 0.04 इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू 1 मोलर मतलब 2 नॉर्मल इनटू वॉल्यूम है V, तो वॉल्यूम V आ जाएगा 0.02 लीटर्स, और 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 ml, 20 मिलीलीटर की जरूरत पड़ेगी आपको सल्फ्यूरिक एसिड की, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। जेल्डाल के नाम से डर मत जाइएगा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो रहा है, नाइट्रोजन सारी अमोनिया बन के निकल रही है, इतना ही हो रहा है। ठीक है, एक किला तो फतेह हुआ। अब दूसरा देखिए, सेम क्वेश्चन, इसी में दिया है इन सल्फर एस्टिमेशन बाय केरियस मेथड। हाय, केरियस का मेथड क्या है हम जान ना पाए, डजंट मैटर, सल्फर एस्टिमेट कर रहे हैं ना। केरियस पुराने आदमी थे, दिवंगत हो चुके हैं, क्यों चिंता करते हैं उनकी। द अमाउंट ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर्म्ड इज, मुद्दे की बात है सल्फर कितना है ये निकाल लीजिए। अब यहां पर अगर SPH लग जाएगा, एक क्षण के लिए थोड़ी मेहनत बचाते हैं और इसी में सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। के का ही हमने L बनाया था और L का ही अब M बनाएंगे हम, तो यहां लग जाएगा SPH। ओके, तो 1 मोल में 1 सल्फर ही है, हाँ जी, अच्छी बात है। अमाउंट ऑफ बेरियम सल्फेट फ्रॉम फॉर्म 3.79 ग्राम्स ऑफ M is। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या किया था, हमने ब्रोमीन का, वो 350 मोलर मास था, उसमें से ब्रोमीन घटाई और SPH जोड़ा। pH है 77, सल्फर है 32, 102 जोड़ दी, 109 माइनस 80 प्लस 109, रक्षा कर प्रभु, कितना होगा, ये होगा 379, और यहां है 3.79। 0.01 मोल आपके पास था M का, M ये क्या था वो, हाँ M, 0.01 मोल M, this corresponds to 0.01 mole sulfur, which corresponds to 0.01 mole बेरियम सल्फेट। केरियस कुछ भी कर ले, मुद्दे के बाद सल्फर सारा सल्फेट में कन्वर्ट होकर बेरियम सल्फेट के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाता है, इतनी बात है। अरे वाह, बेरियम सल्फेट कितना है, 137, सल्फेट 96, 233, तो 2.33 ग्राम्स, 2.33 ग्राम्स प्रेसिपिटेट होंगे किसके, बेरियम सल्फेट के। ये है पूरी माया, ये है पूरी कहानी।
जो थी आपको समझानी। यहाँ पर मेन था ऑर्गेनिक के रिएजेंट्स को आइडेंटिफाई करना, आप देखें। और ये वो रिएक्शन था जिसमें मैकेनिज्म का महत्व है, हाँ कुछ हद तक बहुत एलिमेंट्री। मेन तो जीओसी कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी देखना, ईएएस का बेसिक मैकेनिज्म आपको आता हो ऑफ कोर्स, और उसके बेसिक डिटेल्स आते हो, उतना ही काम का था। बाकी तो ये सब बहुत एलिमेंट्री सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वगैरह जो आपने याद भी कर रखे हैं, उसके आधार पर भी आप कर सकते थे। मोल और ऑर्गेनिक का बेहतरीन हाइब्रिडाइजेशन, शानदार क्वेश्चन। तो बच्चा ये था जे एडवांस 2026 केमिस्ट्री। अगर आप ओवरऑल पेपर को एनालाइज करना चाहें, ऑर्गेनिक अच्छी थी, मतलब लेकिन अच्छे में भी उसका मेन ग्लैमर ऑर्गेनिक टफ नहीं था। जैसे 2024 की ऑर्गेनिक बहुत बेहतरीन थी, टिपिकल क्वेश्चंस थे। 26 में ऑर्गेनिक इजी थी। ग्लैमर अगर आया था तो उसको मोल के साथ मिक्स करके। फिर इनऑर्गेनिक नॉर्मल से एवरेज से बेटर थी, बाउंसर नहीं थी पर एवरेज से बेटर थी, और फाइन ट्यून करी जा सकती है। लेकिन जेई ने बहुत ज्यादा तंग आपको नहीं किया है, बुद्धि की परीक्षा करी है उन्होंने फिजिकल में। तो दिस पेपर मार्क्स द रिटर्न ऑफ किंग। जी हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री के सस्ते घटिया क्वेश्चंस जो जेई में इधर आने लगे थे, उनकी बजाय जेई ने चैप्टर्स को मिक्स करके, ऑर्गेनिक के साथ मिक्स करके, खुद फिजिकल में अनयूजुअल आइडियाज डाल के बहुत टफ नहीं किया है पेपर, लेकिन आपको सोचने पर मजबूर अवश्य किया है। तो जो बहुत पॉपुलर इस तरह की स्टडीज के आदी हैं कि सर हमें बोर्ड पे जैसे क्वेश्चन कराएंगे वैसी शीट दे देंगे और पानी की तरह हम करते चले जाएंगे, दिमाग ना खर्च हो जाए कहीं, ये जो अप्रोच है जो बहुत बहुत पॉपुलर हो गई है जेई कोचिंग सर्कल्स में, ये आपको बदलनी पड़ेगी। कंफर्ट जोन से बाहर आकर क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। टफ टफ क्वेश्चन लगाएंगे हम, टफ टफ क्वेश्चन अपने आप लगाएंगे हम। कितना भी टफ क्वेश्चन हो, अगर टीचर ने आपका बोर्ड पे कर दिया, आपको उसका आइडिया दे दिया, आपने उसके सॉल्यूशन को एक बार कब्जे में ले लिया, देख लिया, उसका सारा ग्लैमर खत्म हो गया। अब वो क्वेश्चन आपके किसी काम का नहीं, आप उसे रट कर अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं, कोचिंग के टेस्टों में नंबर ला सकते हैं, पर बुद्धि का विकास नहीं होगा। बुद्धि का विकास बेसिक कंसेप्ट्स को अच्छे से सीखने के होगा। आप बेसिक कंसेप्ट्स को सीखें, कॉन्सेप्चुअली सीखें, बेसिक एक्यूरेट डेफिनेशंस ऑफ फॉर्मूलों पे ध्यान दें। और जब ये हो जाए, जब कंसेप्ट्स आपको ढंग से आ जाएं, तो आप सारे अच्छे क्वेश्चंस के टीचरों द्वारा किए गए सॉल्यूशंस देख देख के उन्हें सड़ाएं नहीं, उन्हें पहले खुद अटेम्प्ट करें। हो सकता है 10 में से 5 ही क्वेश्चन आपसे हो, 5 ना हो, पर 10 में से वो 5 क्वेश्चन जो आपने शायद 3 गुना समय लगाकर माथा फोड़ी करके सॉल्व करे हैं, वो आपको ज्यादा आउटपुट देंगे आईडीजे एडवांस में, बजाय इसके कि उससे भी 10 गुना टफ 100 क्वेश्चन टीचर ने बोर्ड पर करे, आपने नकल कर ली, आपको लगता है टीचर समझा रहे हैं, नहीं, आप सिर्फ उसे डाउनलोड कर रहे हैं बुद्धि खर्च करे बगैर। अल्टीमेटली 101 वो क्वेश्चन आएगा, आप अटक जाएंगे। वहां 5 क्वेश्चन आपने खुद करे हैं, ऐसे 5-5 क्वेश्चन करने का अगर आप हर हफ्ते भी अभ्यास करेंगे, तो आप देखेंगे 2 महीने के अंदर अंदर अच्छे टिपिकल क्वेश्चन हम अपने दम पे करने लग जाएंगे। और अगर यही काम आपने नियम से ढंग से 100-200 क्वेश्चंस में ढंग से कर लिया, एक बार किसी एक चैप्टर में भी कर लिया, आपको खुद सोचने की बगैर डर आदत पड़ गई, आपको अननोन टेरिटरी में अपने दम पर विश्वास के साथ घुसने की आदत पड़ गई कि हाँ हम एक्सप्लोर करके खुद खोज लेंगे, अगर क्वेश्चन दिया है तो सॉल्व तो हो गई ना। ये कॉन्फिडेंस जब आप में आ जाएगा, आप देखेंगे जेई एडवांस्ड आपका है। विश यू ऑल द बेस्ट। इस तरह से कंसेप्चुअल फंडामेंटल प्रैक्टिस करते रहिए और जमे रहिए। जो लोग जेई देकर आए हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, और जो आगे तैयारी कर रहे हैं अगेन उनके लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट। हैव अ ग्रेट टाइम, हैव फन।